बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी का इंशाल्लाह आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। इसमें कार्बन साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग both inhibit aerobic metabolism by the inhibition of complex 4 electron transport chain। ये दोनों क्या करते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म में? ये दोनों क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म को, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हाइपोक्सिया, और क्या करते हैं हाइपोक्सिया दैट डज नॉट फुली करेक्ट विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी कि हम इसको जितनी मर्जी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे दें, इनका हाइपोक्सिया करेक्ट नहीं होता और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता जाता है। साइनाइड में क्या होता है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट है कंबस्टन का मैग्डलिन इंजेक्शन। अगर कोई मैग्डलिन इंजेक्शन करें, यानी कि एप्रिकॉट के सीड में होता है मैग्डलिन और इसमें साइनाइड होता है या फिर प्रोडक्ट सिंथेटिक प्रोडक्ट की कंबस्टन से प्रोड्यूस होता है। साइनाइड इंजेक्शन हो, ये सुसाइडल अटैम्प्ट में साइनाइड इंजेक्शन होते हैं, या फायर विक्टिम्स में साइनाइड पॉइजनिंग होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है? मोटर एग्जॉस्ट से आती है, गैस हीटर से है और फायर विक्टिम से है इसमें। ठीक है, साइनाइड की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? हेडेक, डिस्निया, ड्राउजीनेस, सीजर, कोमा, यानी कि सॉरी हेडेक, डिस्निया, ड्राउजीनेस और कोमा। इसकी प्रेजेंटेशन है स्किन अपेयर फ्लश्ड। इसमें स्किन की जो अपेयरेंस होती है वो चेरी रेड होती है। वेन्यूल्स इन रेटिना अपेयर ब्राइट रेड, जो वेन्यूल्स रेटिना में होती है वो भी ब्राइट रेड हो जाती है। ब्रेथ हैज बिटर एलिमेंट ऑर्डर, बिटर एलिमेंट ऑर्डर होगी ब्रेथ की। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा? हेडेक, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस। और कामा होगा मे हैव चेरी रेड स्किन विद बुल्ला स्किन लेयर्स। इसमें क्या होता है पेशेंट को, इसमें भी हेडेक, वोमिटिंग, कंफ्यूजन और विजुअल डिस्टर्बेंस आती है। जबकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उसको ड्रोजीनेस, डिस्निया और चेजर होते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में हेडेक, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस और कामा होती है। मे हैव चेरी रेड स्किन विद बुल्लिस, मे हैव चेरी रेड स्किन विद बुल्लस स्किन लीगेंस होते हैं। मल्टीपल विक्टिम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड में। जब भी हिस्ट्री होगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में फैमिली हिस्ट्री होगी ड्यू टू फॉल्टी फ्यूरेंस। उसके बाद है लैब्स में क्या मिलती है? नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलता है और एलिवेटेड लैक्टेट मिलता है। एलिवेटेड लैक्टेट से क्या होता है? एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें मिलती है। उसके बाद है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? नॉर्मल प्री आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, एलिवेटेड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है ऑन कोऑक्सीमेट्री पे। क्लासिकली एसोसिएट किससे करता है? बायलेटरल ग्लोबस पैलिडस लिगेंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड में लिगेंड कहाँ पे आता है हमारे में, अगर हमने देखना हो तो ग्लोबस पैलिडस में आता है। ऑल्दो कैन बी रेयरली सीन विद साइनाइड टॉक्सिसिटी, रेयरली साइनाइड टॉक्सिसिटी के साथ होता है। इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व पे क्या इफेक्ट आता है? कर्व इसमें साइनाइड पॉइजनिंग में कर्व नॉर्मल होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में अपेयर नॉर्मल इनिशियली, ऑक्सीजन सैचुरेशन में इनिशियली नॉर्मल होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिस्पाइट एम्पल ऑक्सीजन सप्लाई, लेकिन उसके बाद इसमें सैचुरेशन भी, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल है इनिशियली, और हमने उसको एम्पल ऑक्सीजन सप्लाई की है। इट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू इनफेक्टिव ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब ये जो एम्पल ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज ही नहीं हो रही। क्यों यूज नहीं हो रही? क्योंकि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो हो रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो इनफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में। क्यों? क्योंकि इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जब एक दफा हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन इतनी टाइटली बाइंड हो जाती है कि उसकी अनलोडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, उसकी अनलोडिंग डिक्रीज हो जाती है। जब अनलोडिंग डिक्रीज हो जाती है, एफिनिटी ज्यादा हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, तो हमें पता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट चली जाती है। बाइंड्स कंपिटेटिवली टू द हीमोग्लोबिन विद, और ये हीमोग्लोबिन के साथ कंपिटेटिवली बाइंड करती है ग्रेटर देन 200 इन ग्रेटर एफिनिटी के साथ, यानी कि 200 टाइम ग्रेटर एफिनिटी के साथ देन ऑक्सीजन के। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें कि 200 टाइम जिसकी ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, टू फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जिससे कि क्या डिक्रीज हो जाती है?
हीमोग्लोबिन इसमें क्या हो जाता है कि डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद है ट्रीटमेंट में क्या है कि साइनाइड के ट्रीटमेंट में डिकंटेमिनेशन, हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, डिकंटेमिनेशन करते हैं, रिमूव करते हैं उसके जो क्लॉट्स होते हैं फौरन रिमूव करते हैं। हाइड्रोक्सी कोबालामिन इसको देते हैं। हाइड्रोक्सी कोबालामिन क्या करता है, साइनाइड के साथ बाइंड करता है। जब हाइड्रोक्सी कोबालामिन साइनाइड के साथ बाइंड करता है तो साइनोकोबालामिन बढ़ जाता है, और साइनोकोबालामिन की क्या हो जाती है, रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है, इसलिए हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन देते हैं। उसके बाद नाइट्राइट दे सकते हैं। नाइट्राइट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है हीमोग्लोबिन को, और इसमें मेथियोग्लोबिन बनता है। मेथियोग्लोबिन क्या करता है, मेथियोग्लोबिन बाइंड कर जाता है साइनाइड के साथ और साइनोमेथियोग्लोबिन बन जाता है, और साइनोमेथियोग्लोबिन की टॉक्सिसिटी डिक्रीज है, मतलब ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता जितना साइनाइड खुद टॉक्सिक होता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट में पहले तो डिकंटामिनेशन करते हैं। डिकंटामिनेशन के बाद क्या करते हैं हम, उसको हाइड्रोक्सीकोबालामिन या नाइट्राइट देते हैं, और उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है कि सोडियम थायोसल्फेट इंक्रीज साइनाइड कन्वर्जन टू थायोसाइनेट में कन्वर्जन करवाता है और रीनल एक्सक्रीशन होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, 100% हम ऑक्सीजन देते हैं, और अगर सिवियर कंडीशन हो तो हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स स्टैचुरी टेंड मसल स्पिंडल टेंडन एंड जॉइंट्स आर कोऑर्डिनेटेड इन द ब्रेन स्टेम, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ पे कोऑर्डिनेट होती है, ब्रेन स्टेम में होती है, और ये सारे इसके आ जाते हैं। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स रेस्पिरेटरी मसल्स एंड ब्रीदिंग साइकिल, यानी कि ब्रेन स्टेम की आउटपुट क्या करती है, रेस्पिरेटरी मसल और ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल करती है। अब इसमें सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है। सेंट्रल कंट्रोल जो होता है इसमें मिडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है, इज लोकेटेड इन रेटिकुलर फॉर्मेशन में लोकेट होता है ये। और डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये याद रखना है, इंस्पिरेशन के लिए होता है। जनरेट करता है बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। जो बेसिक रिदम जनरेट होता है वो किससे होता है, डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से होता है इंस्पिरेशन का। इनपुट टू द डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कम्स फ्रॉम द वेगस, यानी कि डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनपुट कहाँ से आती है, वेगस नर्व से आती है और ग्लोसोफरेंजियल नर्व से आती है। वेगस ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एंड मैकेनोरेसेप्टर, यानी कि वेगस नर्व को कहाँ से आती है, वेगस नर्व को पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर और मैकेनोरेसेप्टर से इनपुट आती है, और ये वेगस नर्व देन डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक लेके जाते हैं। द ग्लोसोफरेंजियल नर्व रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल, अब उसने मेंशन कर दिया, मुझे स्पेसिफाई कर दिया कि जो वेगस नर्व है वो तो दोनों पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर और मैकेनोरेसेप्टर से इनपुट ले रही है, जबकि जो ग्लोसोफरेंजियल नर्व है वो सिर्फ पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर से इनपुट लेती है। और आउटपुट कहाँ पे आता है, आउटपुट फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ट्रेवल बाय द फ्रेनिंग नर्व, यानी कि फ्रेनिंग नर्व डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का जो आउटपुट आता है वो फ्रेनिंग नर्व के थ्रू किसको जाता है, डायफ्राम को जाता है। अब इसमें दूसरा क्या है कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपायरेशन के लिए। अब ये याद रखना है कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन के लिए होता है और जनरेट करता है बेसिक रिदम को, जबकि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपायरेशन के लिए। इज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल, ये नॉर्मल जब भी नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है ये एक्टिव नहीं होता, क्वाइट ब्रीदिंग में एक्टिव नहीं होता। सॉरी, व्हेन द एक्सपायरेशन इज पैसिव। हमें पता है नॉर्मली जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव होती है, और उसमें ये एक्टिव नहीं होता। ये एक्टिवेटेड कब होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन एक्सपायरेशन बिकम एक्टिव प्रोसेस। जब एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस बन जाए तो उस टाइम में ये एक्टिवेट होता है। एपिनेस्टिक सेंटर कहाँ पे होता है, एपिनेस्टिक सेंटर लोकेट होता है लोअर पोन्स में होता है। एपिनेस्टिक सेंटर लोअर पोल में होता है, और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन को, प्रोड्यूसिंग डीप एंड prolonged इंस्पायरेटरी गैस। अब यहाँ पे ये देखिए एपोन्यूसिस जो होती है, एपोन्यूसिस क्या है कि एक prolonged इंस्पायरेशन है, और डीप इंस्पायरेशन को हम एपोन्यूसिस कहते हैं, और ये स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन को और प्रोड्यूस करता है डीप एंड prolonged इंस्पायरेशन गैप्स। अब इसमें लोअर पोन्स में होता है, ये स्टिमुलेट करता है,
लोअर पहुंच में होता है, स्टिमुलेट करता है, इंस्पिरेशन को प्रोड्यूस करता है, डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी गैस। आपके निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है? अपर पहुंच में होता है, इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को, देयरफॉर रेगुलेट द इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेट। अब इस बात को याद रखना है कि वो पूछते हैं कि निमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है। निमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट करता है, यानी कि इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। अब एपिनेस्टिक सेंटर ने क्या करना है? स्टिमुलेट करना है इंस्पिरेशन को, यानी कि एपिनेस्टिक सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो इंस्पिरेशन स्टार्ट होगी, और इसने खुद ब खुद स्टॉप नहीं होना, इसने डीप और लॉन्ग इंस्पिरेशन करते जाना, इंस्पिरेटरी गैस पा जाएगा, एपिनेसिस हो जाएगी। और निमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ये अपर पहुंच में होता है, ये आगे से जो एपिनेस्टिक सेंटर ने इंस्पिरेशन स्टार्ट करवाई है, ये उसको इनहिबिट करता है, और इनहिबिट करके क्या करता है? रेगुलेट करता है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई है, उसने अब खत्म होना है, देन एक्सपिरेशन स्टार्ट होगी। अगर निमोटैक्सिक सेंटर काम नहीं करेगा तो जो एपिनियोस्टिक सेंटर काम कर रहा है वो तो कंटिन्यूसली काम करता जाएगा, सिर्फ इंस्पायरेशन लॉन्ग डीप इंस्पायरेशन होगी और वो स्टॉप नहीं होगी, इसलिए निमोटैक्सिक सेंटर उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है? ब्रीदिंग कैन बी अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ब्रीदिंग वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आ सकती है, देयरफॉर अ पर्सन कैन वॉलंटरली हाइपरवेंटिलेट, हाइपोवेंटिलेट। इसलिए एक पर्सन हाइपरवेंटिलेट या हाइपोवेंटिलेट कर सकता है। हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब है? कि ब्रेथ होल्डिंग इज लिमिटेड बाय रिजल्टिंग इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज इन पीसीओ। तो जब ब्रेथ होल्ड किया जाता है तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, या प्रीवियस पीरियड ऑफ हाइपरवेंटिलेशन एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ ब्रेथ होल्डिंग। अगर हमने पहले हाइपरवेंटिलेशन की है, ज्यादा बार सांस लिया, तो देन वो वाला पीरियड ब्रेथ होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपोक्सिया का, देख लेते हैं। हाँ, ये हाइपोक्सिया वाला हम करते हैं। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया काज, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या काज करता है? पॉलीसाइथीमिया काज करता है। काजिस, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की काजिस क्या है? पॉलीसाइथीमिया। देन नहीं चल, सॉरी, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया काज क्या करता है? पॉलीसाइथीमिया करता है। हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिमिया क्या है? हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन प्रेशर लो हो तो उसे हम कहते हैं कि हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया, यानी कि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। ये कहाँ पे होता है? हाई एल्टीट्यूड में होता है, एब्नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन में होता है, और और कहाँ पे होता है? हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेशर हमें पता है लो होता है, और एब्नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन में भी यही होता है। एनीमिक हाइपोक्सिया क्या है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन इज लो। इसमें जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ही कम होती है, एनीमिया हम उसे कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन जब लो होती है तो उसको एनीमिया कहते हैं, और उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी हीमोग्लोबिन की लो हो जाती है, एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। ब्लड लॉस, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। उसके बाद है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज लो, ब्लड फ्लो टिश्यू में लो हो जाता है। ये कब लो होता है? हार्ट फेलियर में या शॉक में। हार्ट फेलियर और शॉक में क्या होता है? हार्ट फेलियर में तो हार्ट ही पंप नहीं कर पा रहा होता है, और शॉक में अगर तो कार्डियोजेनिक शॉक हो तो देन हार्ट ही काम नहीं कर रहा होगा, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो वॉल्यूम भी लो होगा, तो वो ब्लड फ्लो जो है टिश्यू में लो हो जाएगा और ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होगी, टिश्यू को सप्लाई मेंटेन नहीं होगी, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होगा। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या है? टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, टिश्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर सकते, और ये किस में हो रहा है? ये साइनाइड पॉइजनिंग में होता है। उसके बाद स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया काज बाय हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक एंड काजेस। इसकी दूसरी काज क्या है? पॉलीसाइथीमिया। पेशेंट विद हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया ब्लड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हीमोग्लोबिन 15, नो हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग और ब्लड लॉस। अब उसने ये कहा कि हिस्ट्री ब्लड लॉस या उसकी पॉइजनिंग की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब है इसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। काजेस ऑफ हाइपोक्सिया ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज क्या होगी? हाइपोवेंटिलेशन है। हाइपोवेंटिलेशन इफ इन ऑप्शन हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया, देन हम इसको करेंगे। ठीक है, उसने ये क्या है कि हाइपोवेंटिलेशन मतलब खुद ब खुद उसने हाइपोवेंटिलेशन किया हुआ है, ब्रेथ होल्ड किया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन काजेज हाइपोवेंटिलेशन? सीओपीडी में हाइपोवेंटिलेशन होती है। उसके बाद है पेशेंट विद पीओ2 60, जिसमें पेशेंट की पीओ2 60 हो, एचबी 15, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला।
पेशेंट, ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे पेशेंट की हीमोग्लोबिन 15 है, ऑक्सीजन कंटेंट उसका हीमोग्लोबिन 20 ml है, एल्वुलर PO2 45 है, एल्वुलर और आर्टीरियल PO2 40 है, वीनस 15 है। तो इसमें भी इसमें देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उसका कम है ऑक्सीजन का, और आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक है। इसके बाद है, विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2। डिक्रीज PO2 के साथ कौन सा हाइपोक्सिया करता है? इसमें क्या होता है, इंक्रीज एल्वुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है, और ये किसमें होता है, राइट टू लेफ्ट शंट में। जब राइट टू लेफ्ट शंट होता है तो हमें पता है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड में जाके मिक्स हो जाता है, और वहाँ पे फिर ओवरऑल ब्लड में डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। स्टैंडर्ड हाइपोक्सिया अकर्स इन पॉलीसाइथेमिया में होता है, अगर ऑप्शन में हार्ट फेलियर और शॉक ना दिया है। Earlier symptom of the acute anoxic anoxia का क्या है? Lassitude है। Hypoxic cell injury occurs due to which of the following? Hypoxic cell injury कब होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड फास्टिंग में होती है। Soldier coming down from the height having peripheral cyanosis and breathlessness causes, इसमें cause क्या होगी? वो कमिंग डाउन आ रहा है, उसको पेरिफेरल साइनोसिस और ब्रेथलेसनेस होगी, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। क्योंकि सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया क्यों है? क्योंकि उसमें पेशेंट जब ऊपर गया है हाई एल्टीट्यूड पे, सॉरी सोल्जर अब जब हाई एल्टीट्यूड पे गया है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही का प्रेशर ही लो है। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रेशर लो है तो उसमें हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया जब होगा तो उसमें क्या होगा, एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, आरबीसी की सिंथेसिस को ज्यादा करेगा। जब एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी की सिंथेसिस को ज्यादा करेगा तो उसमें क्या होगा, एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी की सिंथेसिस को ज्यादा करेगा, तो आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे, और इसमें पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ये सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला हमने पढ़ लिया सारा, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। नर्व मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक्ड बाय, नर्व मेटाबॉलिज्म किससे ब्लॉक होता है, साइनाइड से ब्लॉक होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन रिगार्डलेस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड इनफ ऑक्सीजन। अब ये है कि एक ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें टिश्यू ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर सकता, हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मेनी टॉक्सिन्स कॉज सेल डेथ बाय प्रोड्यूसिंग इंजरी एट द एंजाइमेटिक लेवल। साइनाइड इंटरफेयर विद, साइनाइड किसके साथ करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ करता है। पेशेंट फैक्ट्री पर हैविंग साइनाइड पॉइजनिंग सिनेरियो, यानी कि पेशेंट साइनाइड फैक्ट्री वर्कर है और साइनाइड पॉइजनिंग उसको हो गई है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस है कि कॉम्प्लेक्स फोर में। मोस्ट लाइकली कंडीशन इन विच causes a decrease in arterial PO2 saturation without decrease in ऑक्सीजन टेंशन। अब इसमें यह है कि आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज नहीं होती, और इसमें विदाउट डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन के डिक्रीज हुए। द मोस्ट लाइकली कंडीशन विच causes डिक्रीज इन आर्टीरियल सेचुरेशन विदाउट डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन, मतलब जो ऑक्सीजन टेंशन है वो कम नहीं होती, लेकिन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऐसा होता है। द फीचर ऑफ माइल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का क्या है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड। इसमें फर्स्ट ये होता है कि माइल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, क्योंकि हमने भी पीछे एफिनिटी का देखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हाइपरऑक्सिया डज नॉट अकर ड्यू टू, हाइपरऑक्सिया क्यों नहीं होता, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर जो होती है वो नॉर्मल रहती है, डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद है डिक्रीज इन फंक्शनल हीमोग्लोबिन एज इन एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मेथमोग्लोबिनीमिया विल नॉट कॉज हाइपोक्सिया बिकॉज, क्योंकि इसमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है। उसके बाद है ये कुछ पॉइंट है डबल ए के। फिर रेस्पिरेटरी मूवमेंट किस वीक पे स्टार्ट होती है, 12 वीक्स पे स्टार्ट होती है। लंग्स कैप ड्राई किससे ड्राई रखे जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम से। लंग्स एक्सपेंड ड्यू टू, कब क्यों एक्सपेंड करते हैं, नेगेटिव प्रेशर की वजह से। नॉर्मल इंटरस्टिशियल प्रेशर कितना होता है, -3 टू -5। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितना वॉल्यूम होता है, 150 ml होता है। नॉर्मल जो एल्वुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट होता है वो 0 to 10 होता है, और एलुलर आर्टीरियल रेशियो कितनी होती है, 0.8 होती है। नॉर्मल रेशियो ऑफ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितनी होती है, 1 होती है, 1:1 होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट कोरपल्मोनल की कॉमन काज क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक कोरपल्मोनल, क्रोनिक कोरपल्मोनल की क्या एग्जांपल है, एम्बोलिज्म है। नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेंटेन बाय लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर मेंटेन होता है जब प्लूरा की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। Blood is warm at 37 degrees centigrade for massive transfusion to cause the left to right shift and to avoid the right to left shift as high temperature causes। क्या high temperature cause करता है, right shift cause करता है। जब
हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखते हैं। उसके बाद है सेल प्रेजेंट इन द इंटर एल्वेलर सेप्टम में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर रेडिएटेड बाय ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रेडिएट किससे होता है? टर्शियरी ब्रोंको से होता है। हमने ये कल भी पढ़ा था, FeV1 और FVC की रेशियो लेस देन 75% कब में होती है? एस्मा में होती है। मोस्ट कॉमन फीचर रिस्पॉन्स टू द हाइपोक्सिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। कंपनसेटिंग मैकेनिज्म इन एक्लेमेटाइजेशन टू एल्टीट्यूड क्या है? हाइपरवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी क्लोसिस है। फीचर ऑफ एक्लेमेटाइजेशन इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी, यानी कि एक्लेमेटाइजेशन में क्या क्या होता है? डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन हो जाती है और पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। साइनसिस नॉट सीन इन एनीमिक हाइपोक्सिया में साइनसिस नहीं देखते हैं। ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज कब होती है? हाइपोथर्मिया में होती है। इंक्रीज एचपीएफ फीटल हीमोग्लोबिन के ज्यादा होने से अल्कलोसिस में होती है। ऑक्सीजन एफिनिटी नॉट इंक्रीज बाय हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज नहीं होती। उसके बाद है इन इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस काज क्या करता है? इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम करता है। हेमोग्लोबिन बाइंड विद द फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, हेमोग्लोबिन फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन के साथ बाइंड करती है। एचबीएम डज नॉट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सोडियम इफेक्ट नहीं करती है। एक्सरसाइज इंक्रीज करती है ऑक्सीजन कंजप्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को। टाइडल वॉल्यूम शुड बी गिवन टू द एनेस्थेटाइज्ड इंडिविजुअल। जो एनेस्थेटाइज्ड इंडिविजुअल होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम ट्वाइस द नॉर्मल देते हैं। एयर ब्लड बैरियर इन द लंग कंसिस्ट ऑफ किससे होता है? एल्वेलर टाइप 1 सेल से होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया की कॉमन काज क्या है कि हाइपोक्सीमिया की हाइपोवेंटिलेशन है। एयर ह्यूमिडिटी ओटी में कितनी होती है? 55% होती है। ये आज का हमारा रह गया था। थैंक यू सो मच। कोई बात समझ नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं।